तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन का पार्ट 1, राइट। इससे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज नाउन्स। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट पे, राइट। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन होती है, और ओवरव्यू क्लास रहेगी कि प्रोनाउंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, और कुछ फिर हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, राइट। तो अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, बोल रहा है अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट। It is used to avoid the repetition of noun. It acts as the subject oblique object of the sentence. तो हम जानते हैं कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स, और नाउन का मेनली जो फंक्शन होता है, इस चैप्टर का मेन जो एट्रीब्यूट है वो ये है, ये नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करता है। और ये सेंटेंस में आप एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, और इसको आप सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। सो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही चैप्टर एज ए सब्जेक्टिव केस और एज ए ऑब्जेक्टिव केस आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। इसके एट्रीब्यूट के एग्जांपल्स यहाँ पे इस डेफिनेशन को क्लियर जस्टिफाई करने के लिए कुछ सेंटेंसेस रखे हुए हैं। जैसे बोल रहा है राधिका इज अ गुड गर्ल, फर्स्ट सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस बोल रहा है राधिका ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। अब सपोज ये एक ही सेंटेंस हो और हमें ये बोलना हो कि राधिका एक अच्छी लड़की है और वो हमेशा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करती है, तो देखो इस इन दोनों एग्जांपल्स में राधिका के नेम को रिपीट कर रहा है। सो राधिका यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, राइट। सो राधिका इज अ गुड गर्ल, एंड आगे बोल रहा है राधिका ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। तो राधिका को आप यहाँ पे अगर आप रिपीट कर रहे हो तो ये बिल्कुल ऑड लगेगा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखी गई है, बोल्ड भी कर रहा है कि राधिका इज अ गुड गर्ल, राइट। और आपने बाद में हमने क्या यूज किया स्टूडेंट्स, शी ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट राधिका ये एक नाउन है और इसके रेपिटेशन को अवॉइड कर रहा है, एंड में वर्ड हमारा शी। तो शी यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बार बार अगर आप उस राधिका के नाम को यूज करोगे, भाई लास्ट ईयर मोहन शिमला गया था, फिर मोहन जो है वहां से कुफरी चला गया, फिर मोहन ने वहां पे बहुत शॉपिंग करी, फिर मोहन ने वहां पे फ्लैट खरीद लिया, फिर मोहन वहां पे रहने लग गया। ये राधिका एक बहुत अच्छी लड़की है, राधिका अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करती है, राधिका हमेशा सच बोलती है, राधिका कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर आप ऐसे बोलोगे, राइट, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज की जो ब्यूटी होती है वो स्पॉइल हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्या होता है कि इफ यू पीपल आर कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग नाउन्स, राइट, सो इट विल स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। सो उसकी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हम प्रोनाउन का सहारा लेते हैं। अगर आप राम बोल रहे हो तो लेटर ऑन आपको ही लिख देना है, अगर आप रोहन बोल रहे हो तो आपको ही लिखना है। लेकिन जब आप रीटा बोल रहे हो, राधिका बोल रहे हो, गीता बोल रहे हो, सीता बोल रहे हो, तो उसके लिए जेंडर फिर आप लेटर ऑन क्या लिख दोगे, शी, जैसे कि सेंटेंस में यूज कर रहा है। अब नॉर्मली तो बच्चे को पता है कि राम होगा तो मुझे उसकी उसकी जगह पे मुझे ही लिख देना है, भाई मुझे बाद में ही लिखना है। और अगर रीटा होगा तो मुझे उसकी जगह शी लिख देना है। लेकिन बात यह है कि इसके अलावा भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो छोटा से बच्चा भी जानता है कि राम का रिप्लेसमेंट ही बनेगा, रीटा का रिप्लेसमेंट शी बन जाएगा, राइट। तो क्या हम आगे भी ऐसे ही, मतलब इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर का यही फंक्शन है, बेसिकली प्रोनाउन का काम ही ये है। जैसे आप बोलते हो दिस इज माई कार और फिर आपने बोला दैट इज योर कार, तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। क्यों फोर्थ स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे बोल रहे हो माई कार, यहाँ पे आपने कार नाउन को रिपीट करा, और आगे जाके आप बोल रहे हो योर कार, तो आगे भी आपने कार नाउन को रिपीट कर दिया। तो माई कार एंड योर कार मतलब नाउन यहाँ पे आप रेपिटेशन कर रहे हो, तो उसके रेपिटेशन को, योर कार को, आप कार को एलिमिनेट करने के लिए हमें फिफ्थ स्टेटमेंट में लिखा दिस इज माई कार एंड दैट इज योर्स। और जब आप योर्स बोलते हो स्टूडेंट, तो योर्स का मतलब भी योर कार ही होता है। योर्स मीन्स योर कार, देयर्स मीन्स देयर कार, ठीक है। हर्स मतलब हर कार, तो योर्स इज इक्वल टू योर कार। सो इस तरह से हम योर्स क्या है, हर्स क्या है, देयर्स क्या है, ये फिर पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल बनता है। ये प्रोनाउन का जो पार्ट 2 रहेगा उसमें इस टेबल को आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, कि यू, ऑब्जेक्ट में यू, फिर आगे योर्स, योर्स, फिर योरसेल्फ। तो एक प्रॉपर टेबल बनता है प्रोनाउन में, केसेस होते हैं प्रोनाउंस के, पूरा फंडा इसका टेबल पे ही आधारित है ये चैप्टर, राइट। तो ये आपको थोड़ा मैंने रेपिटेशन को अवॉइड करने का तरीका बता दिया कि हमने योर्स लिख के उस कार के रेपिटेशन को यहाँ पे अवॉइड कर दिया, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो एक क्वेश्चन है, इस एक सिंगल क्वेश्चन से ही बच्चे का मतलब लेवल चेक कर लेता है एग्जामिनर कि क्या बच्चे को नॉलेज है
ठीक है, मतलब प्रोनाउन का कितने आप पानी में हो तो वो इस एक स्टेटमेंट से बच्चा पता कर लेता है। स्टेटमेंट बोला आई लेंट हिम सम मनी, राइट। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो लेंट वर्ड होता है ये एक वर्ब है और ये लेंड की सेकंड फॉर्म होती है। जैसे लेंड का मतलब होता है उधार देना और बोरो का मीनिंग होता है उधार लेना। सो बोरो एंड लेंट, borrow and lend both are opposite to each other, right? So कोई स्पीकर बोल रहा है आई लेंट हिम सम मनी, स्टेटमेंट इज गोइंग इन पास्ट टेंस, जैसे लेंट आ गया सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे लेंट है तभी आगे भी प्रॉमिस्ड लिख रहा है यहाँ पे आगे। सो बोल रहा है मैंने उसको कुछ पैसा उधार दिया, आई लेंट हिम सम मनी। और आगे बोल रहा है एंड ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द सेम इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया है, एग्जाम का सवाल है ये, ध्यान रखना आपने, राइट। तो कर क्या रहा है कि उस मनी के लिए आगे जाके जो है सी पार्ट में क्या यूज कर रहा है बेटा, द सेम यूज कर रहा है, जो कि गलत है। द सेम नहीं आएगा, मनी के लिए आपको यहाँ पे प्रोनाउन लिखना पड़ेगा इट, राइट। इट प्रोनाउन यहाँ मिसिंग है, ये वही बच्चा करेगा जिसको प्रोनाउंस का अच्छा नॉलेज है। पूरे चैप्टर में इट, देम, हिम, हर, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, ये सारे प्रोनाउंस हैं। इसी के प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करने हैं, तो इसका जो एरर बनेगा ए बी और इसका आंसर बनेगा हमारा सी पार्ट में। सो आई लेंट हिम सम मनी एंड ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न इट आना चाहिए इंस्टेड ऑफ द सेम बेसिकली। सो इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। कम टू द पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नाउन की अगर फर्दर एट्रीब्यूट की बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें उठाई है मैंने आज जो हम अक्सर शायद आपको नहीं पता होगा। तो बोले जनरली वी यूज इट फॉर एनिमल्स बट समटाइम्स वी यूज ही और शी फॉर एनिमल्स लाइक इन फेबल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार एनिमल्स, वैसे तो नॉर्मली एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं बट आप अगर देखोगे ना तो क्या होता है कि कई बार एनिमल्स के लिए ही और शी भी लग जाता है। अगर आप स्टोरीज वगैरह की बात करो, फेबल्स होता है कहानी है, और फेबल इज द स्टोरी ऑफ एनिमल्स। स्टोरीज मतलब जो जानवरों की जो कहानियां होती हैं स्टोरीज, उनको फेबल बोलते हैं। विच गिव्स अस लेसन, जो मतलब कोई ऐसी कहानी है एनिमल की, कोई ऐसी कहानी है जो आपको लेसन दे रही है, कोई पाठ सिखा रही है। सो टू मेक द स्टोरी मेक इफेक्टिव, लाइक इफ हीरो इज लायन, मतलब जो कहानी होती है उसको ज्यादा अगर आप प्रभावशाली बनाना चाहते हो, राइट, तो फिर वहां पे जो जैसे हीरो है, मान लो लायन ही हीरो है, ठीक है, और हीरोइन कैट है, ठीक है, तो जो मतलब हीरो है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, इफेक्टिव बनाने के लिए, कहानी को और इफेक्टिव बनाने के लिए वहां पे ही और शी को भी यूज कर सकते हो आप एनिमल्स के लिए, ये बोल रहा है, छोटी सी बात है। ठीक है, तो प्लूरल की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो बोल रहा है इट का प्लूरल क्या होता है, फिर बोल रहा है ही का प्लूरल क्या होता है, शी का प्लूरल क्या होता है। अब अगर लायन को ही के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो लायन का प्लूरल क्या होगा, द लायंस। तो इट का प्लूरल तो आपको पता है, इट का प्लूरल क्या होगा, इट भी अगर मान लो लायन के लिए लग रहा है तो इट का प्लूरल भी दे बन जाएगा, है ना। ही मतलब लायन है और द लायंस है तो फिर वो दे बनेंगे ना, तो इन सब के प्लूरल जो है आपका दे बन जाएगा। ही का प्लूरल भी दे होता है, शी का प्लूरल भी दे होता है, इट का प्लूरल भी दे हो सकता है, क्योंकि लायन के लिए आप ही यूज कर रहे हो, शी यूज कर रहे हो, इट यूज कर रहे हो एज ए सिंगुलर। जब लायंस बनेगा तो फिर क्या हम इसके लिए क्या यूज कर लेंगे, दे यूज कर लेंगे, तो इनकी प्लूरल फॉर्म में इनको दे बनता है ये। इट का, ही का और शी का प्लूरल दे होता है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, बोल रहा है इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स वेल्थ आएगा या हर वेल्थ आएगा। ये हमारे सामने एक सवाल है कि हम यहाँ पे केस क्या लगाएं, मतलब इंडिया को हम यहाँ पे इंडिया के साथ जो उसका पोजेसिव है वो इट्स बिठाएंगे या हम इसके साथ फेमिनिन जेंडर हर को यूज करेंगे। तो ये दोनों ही करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे इट्स भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे हर भी लिख सकते हो, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स वेल्थ भी हो सकता है, हर वेल्थ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, जब आप इंडिया को एज ए नॉन लिविंग रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप इट्स लिखोगे, बिल्कुल करेक्ट है। या ठीक है, और जब आप इंडिया को एज ए मदरलैंड रिप्रेजेंट कर रहे हो, मातृभूमि के रूप में शो कर रहे हो, तो फिर इसका जेंडर जो है फेमिनिन जेंडर ऑफ नाउन लिखा जाता है। ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी लिखा होता है नेशन के साथ हमेशा फेमिनिन जेंडर लिखते हैं जब इसको हम एज ए मदरलैंड यूज करते हैं। सो इंडिया को जब आप एज ए नॉन लिविंग रिप्रेजेंट करते हो, देयर यू पीपल हैव टू यूज इट्स। तो इंडिया के लिए आपका इसका केस जो है इट्स लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट होगा नॉन लिविंग के लिए। और जब आप इसको एज ए मदरलैंड रिप्रेजेंट करते हो स्टेटमेंट में, तो फिर वहां पे आप इसका जो केस लिखोगे तो वो हमेशा ध्यान रखना बेटा, वहां पे फेमिनिन जेंडर ही यूज किया जाता है इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ। सो इंडिया इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ, तो यहाँ पे इसको एज ए मदरलैंड यूज किया जा रहा है। और इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स वेल्थ, तो फिर इंडिया को नॉन लिविंग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर।
नेक्स्ट दो एग्जांपल आप देख सकते हो, द टीचर वाज बिजी इन द प्रोजेक्ट, द चाइल्ड लुक्ड अफ्रेड। ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट में जो है क्या कर रहा है, द टीचर वाज बिजी इन द प्रोजेक्ट, द चाइल्ड लुक्ड अफ्रेड। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है। अब ये जो मैंने पीछे आपको एक इट का एरर बताया था अभी मनी वाला, सेम वही कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस में भी। देखो बोल रहा है ही बॉट अ पेन एंड गेव द सेम टू हिज ब्रदर। तो क्या करते हैं, ये द सेम वाला एरर बहुत ट्रेंडिंग है, ध्यान रखना, अपनी काफी क्वेश्चन आता है ये पेपर में, इसलिए मैंने सेकंड टाइम फिर रिपीट मारा है इसको। सो बोला ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन को खरीदा, एंड गेव द सेम। अब अ पेन एक नॉन लिविंग चीज है, उसके लिए हम द सेम नहीं यूज करेंगे, हम वहां के यूज करेंगे बेटा इट यूज करेंगे। एंड गेव इट टू हिज ब्रदर, मतलब उस चीज को, उस पेन के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे, ना कि वो करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के टाइप्स की अगर बात करें तो आज मैं मतलब इसका जो ओवरव्यू है कि क्या क्या इनके नेम्स हैं, ठीक है, तो वो सारा इस सेशन में बता रहा हूँ। फिर उनके अंदर जो ये जो पार्ट्स मैं बताऊंगा, हल्का हल्का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी पार्ट 2 में रहेगी। तो पर्सनल प्रोनाउंस इसका सबसे पहला पार्ट है। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे आई, मी, वी, अस, शी, हर, इट एंड देम। अब पर्सनल प्रोनाउन से ही जो कॉन्सेप्ट निकलता है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं ग्रामर में, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है पर्सन्स का, वो बेसिकली यहीं से ही निकलता है, राइट। तो अगर हम पर्सन्स की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउंस में आपको ऊपर डिटेल में लिख दिया है कि ये होते हैं, बट इनको फिर कैटेगराइज किया जाता है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आएंगे, विच आर द फर्स्ट पर्सन इन ग्रामर। लाइक फर्स्ट पर्सन होता है आई, मी, माई, माइन, वी, अवर, अस, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ तो अगर आप आई और वी भी याद रखोगे तो चल जाएगी बात प्रोनाउंस में, लेकिन जब हम नरेशंस पे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आगे पढ़ते हैं, तो वहां पे फिर पर्सन्स आपको डिटेल में आने चाहिए। तो एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स आपको ये तीनों पर्सन्स का नॉलेज होना चाहिए कि विच आर द फर्स्ट पर्सन्स इन ग्रामर, विच आर द सेकंड पर्सन्स इन ग्रामर, और ग्रामर में थर्ड पर्सन्स कौन से होते हैं। एज ए इंग्लिश फैकल्टी मुझे लगता है जिस बच्चे को पर्सन्स का नॉलेज नहीं है ना, उसको ग्रामर में कुछ नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पर्सन से ही शीट लग जाते हैं, बोलो कि सर ही शीट दे, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो बेटा कभी भी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होता है बेसिकली आपका जो बात को बोलता है, स्पीकर, वन हु स्पीक्स, राइट। और सेकंड पर्सन कौन होते हैं बेटा, सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर होता है, जो सुनता है, जैसे यू है, योर्स है। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन होते हैं हमारे जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे आपके टाउन में, आपके सिटी में सपोज कोई आपका फ्रेंड है, तो आप बोलते हो राम नाम का कोई बंदा है, नेम भी आ सकता है थर्ड पर्सन में, एनी नेम भी आप लिख सकते हो उसमें। आप बोलते हो राम इज अ गुड बॉय, सो मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, राइट। शी इज अ बैड गर्ल, तो मीन्स शी के थ्रू हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी शॉर्ट में, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही, शीट, दे। डिटेल में फिर मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करें, राइट, तो बोला है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा अपर लेवल की बात है कि पर्सनल प्रोनाउंस तो हमने देख लिए पीछे, जो आपको बता दिया कि ये वाले हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउंस, लेकिन फिर इम्पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, राइट। तो जैसे बोले द लायन किल्ड द बॉय, द लायन किल्ड द बॉय। अब देखो यहाँ पे द लायन हमारा सब्जेक्ट है, राइट, और द बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो द लायन है वही, मतलब द लायन सब्जेक्ट और द बॉय यहाँ पे बोथ आर डिफरेंट पर्संस। मतलब लायन एनिमल है, बॉय कोई मतलब लिविंग बीइंग है। तो एनिमल ने किसको मारा, बॉय को, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इट किल्ड द बॉय में भी इट हमारा सब्जेक्ट है, इम्पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन बनेगा यहाँ पे, और द बॉय हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। तो इट यहाँ पे हमारा जो है क्या है, बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ये जो दो नीचे वाले सेंटेंस है यहाँ पर, इट इज आई हु हेल्प्ड हर, तो क्या इन दोनों वाक्यों में इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन बनेगा, नहीं बनेगा। जब इट को आप एज ए सब्जेक्ट बना के सेंटेंस में लिखते हो तब तो वहां पे होता है ये पर्सनल प्रोनाउन। जैसे पहले दो वाक्यों में ये सब्जेक्ट है, इट हमारा यहाँ सब्जेक्ट था, पर्सनल प्रोनाउन है ये, राइट। लेकिन थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट यहाँ पे आए है और यहाँ पे राम है, क्योंकि राम ने उसकी हेल्प करी।
मैंने उसकी हेल्प करी। तो जो काम करता है ना सेंटेंस में, जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाता है, ना कि रिसीवर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है। तो इतना तो आप भी जानते हैं कि यार जो काम करता है, जो सेंटेंस में, जो स्टेटमेंट में एक्शन करता है, काम करता है, उसको सब्जेक्ट मानते हैं। तो इट ने यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन वो बोला कि मैंने उसकी हेल्प की। इट इज आई, मतलब मैं हूं जिसने तुम्हारी हेल्प की थी। वो राम है जिसने तुम्हारी हेल्प की थी। तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, राइट। तो इट को यहाँ पे एज ए, मतलब आप उसको इंट्रोडक्टरी, जिसको बोलते हैं बेसिकली डमी सब्जेक्ट, सुना होगा आपने, या जिसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट बोल देते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना के आप इट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट द मेन सब्जेक्ट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स आर आई एंड राम। इन दोनों वाक्यों का जो मेन सब्जेक्ट है बेटा, वो आई है थर्ड सेंटेंस का, और फोर्थ का राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैं हूं जिसने तुम्हारी हेल्प की, तो आई ने काम किया ना, तो आई ही सब्जेक्ट बनेगा। राम है जिसने तुम्हारी हेल्प की थी या की है, राइट। तो राम इज द सब्जेक्ट एक्चुअली ओवर हियर, और इट यहाँ पे आपका डमी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल सकते हो, डमी सब्जेक्ट बोल सकते हो, राइट। तो इसको ये नाम से जाना जाता है। तो जब इट एज ए डमी सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, और एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो वहां पे फिर वो आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम करता है, ना कि पर्सनल का। पर्सनल तभी होगा जब इट को आप एज ए मेन सब्जेक्ट बना के लिखोगे, राइट। तो जैसे आप बोलते हो कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, बारिश हो रही है, तो इट यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, राइट। तो वहां पे इट फिर जो है आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल नहीं होता। अब यही बता रहा है, इन जो मैंने आपको पीछे भी जो एग्जांपल दिए, ये वही है, सेम बात है, इनका डिफरेंस को यहाँ पे बयां कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बता चुका हूँ, आगे देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही विल डू इट, अब इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इट जब ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर ये आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। लेकिन जब आप इट को एज ए डमी सब्जेक्ट यूज करोगे या डमी ऑब्जेक्ट बना के लिखोगे, फिर वो वहां पे इम्पर्सनल होता है। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं अगला पोजेसिव प्रोनाउंस के ऊपर। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है प्रोनाउन का, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ये टेबल के थ्रू मैं पार्ट 2 में आपको क्लियर करूंगा। आज सिर्फ आपको हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ कि पोजेसिव कौन से होते हैं, पर्सनल कौन से होते हैं। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल दिया था, दिस इज माय कार एंड दैट इज योर्स, तो उसका नाम टिपिकली है ग्रामर में पोजेसिव प्रोनाउंस। माइन है, योर्स है, आर्स है, हर्स है, दीज ऑल आर पोजेसिव प्रोनाउंस। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव सिंपल, आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि सर ने आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से बताए हैं। देखो, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये बनते हैं बेटा बेसिकली डेमो से। डेमो का मतलब होता है दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन होता है दिखाना। जैसे बच्चे कोचिंग सेंटर में आते हैं, हमारा एजुकेशन का काम है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, मुझे रीजनिंग में प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली फिर उनको डेमोज प्रोवाइड किए जाते हैं, डेमो क्लासेस, जिसको हम ट्रायल क्लासेस बोलते हैं, राइट। तो डेमोस्ट्रेशन में अगर मैथ्स वाले टीचर का डेमो चल रहा है, तो मैथ्स वाले सर अपना हुनर दिखाएंगे, राइट, कि वो दिखाएंगे कि मैथ्स में मैं कितना एबल हूँ, कैपेबल हूँ, राइट। और आप उनको जज करोगे एज ए स्टूडेंट। अगर इंग्लिश की बात है तो मेरे को आप जज करोगे, है ना। मुझे वहां पे अपना दिखाना है इंग्लिश में, जो मेरा लेवल है, या मेरे अंदर जो ट्रिक्स हैं, राइट। मुझे जो रस रस वाली क्लास जिसको बोलते हैं, तो इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट होना चाहिए बेसिकली। तो इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट अगर मैं दूंगा अपने लेक्चर में, तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे प्रभावित तो होता है, राइट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बेटा ये होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप मॉल में चले गए और आपने जो है अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट देनी है। अब आप मॉल्स में जाते हो तो आपने देखा होगा ऐसे ड्रेसेस लगी होती हैं। तो जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, डेमोस्ट्रेट कर रहे हो, डेमोस्ट्रेशन होता है किसी चीज को आप इंडिकेट कर रहे हो। जैसे मेरा फोन यहाँ रखा हुआ, राइट। अब मैं बोलता हूँ ये जो फोन रखा हुआ यहाँ पे ना, ये मेरा है, दिस इज माई सेल फोन। तो क्योंकि ये नजदीक पड़ा है, तो मैं दिस वर्ड के थ्रू आपने पढ़ा होगा, दिस का प्लूरल क्या होता है बेटा, दीज होता है। दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। दिस और दीज कहाँ लगाते हैं, नजदीक में। दैट और दोज को कहाँ लिखते हैं, दूरी में। ठीक है, हल्का हल्का रेफरेंस दे रहा हूं आज की इस फर्स्ट चैप्टर में कि डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे काम करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जब आपने पॉइंट आउट किया कि दिस ड्रेस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, आप अपनी फ्रेंड को ये बोल रही हो कि यार ये जो ड्रेस है ना, ये तुम्हारे ऊपर बड़ी अच्छी लगेगी, दिस ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। या सपोज आपने कोई केक लेना है, ऐसे केक्स रखे हुए हैं, है ना, तो आप बोल रहे हो दिस केक इज वेरी यमी, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। वैसे क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन सही होता है या इट इज माई पेन सही होता है, दोनों ही सही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब सामने कोई चीज है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो आप किसी चीज को, ठीक है, दिशा निर्देश दे रहे हो कि ये मेरा पेन है, वो मेरी किताब पड़ी है दूर,
तो फिर वहां पे आप दिस और दीज का, दैट का, दिस का और दीज का यूज नजदीक के लिए करते हैं, दैट और दोज का वहां पे आप दूरी के लिए करते हैं। लेकिन सपोज आपका बर्थडे था और आपको गिफ्ट्स मिले बहुत सारे और एक कोई गिफ्ट है, राइट, और आपको पता है गिफ्ट्स जो है वो पैकिंग में होते हैं, प्रॉपर पैकिंग की होती है, तो आपकी फ्रेंड आपसे पूछती है कि यार इसमें क्या हो सकता है, या आप उसको पूछते हो कि यार क्या हो सकता है इसमें, गेस कर सकती है, तो वो आगे से बोलती है कि शायद यार इसमें पेन होगा या बुक होगी, इसमें इट माइट बी बुक, तो वहां इन इन जनरल इट सही हो सकता है। बट जब आपके सामने कोई चीज रखी हुई है तो फिर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज होता है बेसिकली, ये हल्का सा रेफरेंस दे दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है, रेसिप्रोकेट वर्ड से रेसिप्रोकल बनता है, नाउन में भी इसका रेफरेंस आया था। रेसिप्रोकेट का मीनिंग होता है बेटा गिव एंड टेक, जब आप एक हाथ से चीज को देते हो दूसरे हाथ से चीज को लेते हो, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और इसके अंडर बेसिकली ये दो वर्ड रखे जाते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर हमेशा दो के लिए लगता है और वन अनदर को हमेशा ही दो से ज्यादा में लगाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोनाउंस कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस के प्रोनाउंस होते हैं हमारे ईच, एनी, अदर, सॉरी एनी, ईदर, नीदर और नन, राइट। अब ये जो ईच, ईदर और नीदर होते हैं, यहां मैं मार्क कर रहा हूं हल्का सा, ईदर और नीदर हमेशा दो में लगते हैं, ध्यान रखना, ईदर और नीदर का यूज करते हैं हम दो के लिए, राइट। अब सपोज नीदर लगा रहा है दो के लिए वाक्य में, और तो आपको वहां पे नन लिख के आना, नीदर का ऑल्टरनेट दो से ज्यादा में तीन है, चार है, पांच है, ठीक है, तो दो से ज्यादा के लिए नीदर का ऑल्टरनेट बेटा नन होता है, और ईदर का ऑल्टरनेट वहां पे दो से ज्यादा के लिए मेनी होता है, एनी होता है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं नीदर ऑफ द फाइव क्रिमिनल्स, नीदर ऑफ द फाइव क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, तो आप वहां पे नन करके आओगे, क्योंकि आप वहां तो फाइव की बात हो रही है ना, जब सेंटेंस में पांच की बात हो रही है तो वहां पे आप तो नीदर लिख ही नहीं सकते, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, और वहां पे हमें नन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे बोलूं ईदर ऑफ द फाइव क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, तो फिर आप ईदर की जगह एनी लिख के आओगे, तो ईदर का ऑल्टरनेट एनी होता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में ईदर का ऑल्टरनेट नन होता है बेसिकली, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के ऊपर, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेटा इसकी पहचान करनी हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो सेल्फ पे एंड होता है या सेल्व्स पे एंड होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है बेसिकली रिफ्लेक्ट करना, टकराना। जैसे छोटे बच्चे बॉल, जैसे वॉल होती है दीवार पे, आप गेंद को ऐसे फेंकते हो तो वो टकरा के फिर वापस आती है, तो वही रिफ्लेक्ट करता है एक्शन यहाँ पे, राइट। जैसे बोला आई डिड द वर्क माई सेल्फ, जब हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं तो वहां पे बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखना मैंडेटरी होता है। आई डिड द वर्क माई सेल्फ मतलब मैंने खुद ही करा ना काम, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है यहाँ पे, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है, राइट। उसके बाद अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन बनेगी जी, अभी तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव में ये आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ये होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव ये होते हैं, इनके अगले स्टेप्स हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। थोड़ा ये में सिर्फ फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें आपको थोड़ा एक आपको अवेयर करा रहा हूँ कि हाँ यार इसमें रिफ्लेक्सिव होते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, इसमें पर्सनल होते हैं, फिर इसमें आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, तो ये हल्का हल्का आपको यहाँ पे सिर्फ आप नाम पता करा रहा हूँ मैं इस पहले लेक्चर में, राइट। अभी इनके लेवल्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका अगला जो स्टेप है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में होगा, ठीक है जी। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी यही होते हैं बेटा, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, राइट। तो क्या होता है कि यहां तो आपने बोला कि आई डिड द वर्क माई सेल्फ, तो जब आप इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के बाद लिखते हो तो फिर वो बन जाता है बेसिकली आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना, जब आप किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस देते हो, ठीक है, किसी चीज के ऊपर आप जोर डालते हो, स्ट्रेस देते हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं बेसिकली एम्फेटिक प्रोनाउंस को, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस बोलते हैं, वर्ड इसमें सेम ही रहते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के, एम्फेटिक प्रोनाउंस के जो वर्ड्स होते हैं वो सेम रहते हैं, राइट। अगर आप बोलते हो ही विल डू इट हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव है, हिमसेल्फ एंड में आ रहा है। इसी स्टेटमेंट को अगर आप बोलते हो ही हिमसेल्फ विल डू इट, तो फिर ये हो जाएगा आपका एम्फेटिक, right? So if you want to make reflexive to emphatic, so you have to put that particular reflexive pronoun after subject. जब आप सब्जेक्ट के बाद उसको लिखते हो तो फिर वो रिफ्लेक्सिव से रूप लेता है एम्फेटिक प्रोनाउंस का, राइट। तो ये ध्यान रखना बेटा।
तो एक बात और बता देता हूँ कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं लगते हैं। अब यहाँ पे भी एक इनफॉर्मल फॉर्मेट का सेंटेंस है जो नॉर्मली हम भाषा में बोलते हैं कि माई सेल्फ इज। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी भी वाक्य की शुरुआत में नहीं लगता है। स्टार्टिंग में आप कभी भी नहीं लगा सकते हो। ये जो लोग बोलते हैं ना माई सेल्फ इज, ये 100% रॉन्ग है, गलत है ये। कभी भी आप इंटरव्यू देने कहीं पे जा रहे हो, सो नेवर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद माई सेल्फ, राइट। हमेशा आप बोलिए माई नेम इज या आई एम, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या रीजन है इसके पीछे? अगर आप ऐसे बोलते हो माई सेल्फ इज रमन या माई सेल्फ इज राहुल या माई सेल्फ इज रीटा, गीता, सीता, तो इसका मतलब है बेटा कि आप अपने आप को ऑब्जेक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जबकि हम क्या होते हैं, हम ऑब्जेक्ट नहीं होते, हम होते हैं सब्जेक्ट। तो इसलिए फिर हमें वहां पे आई एम बोलना चाहिए, आई सब्जेक्ट होता है, या माई नेम इज बोलना चाहिए, राइट। माई नेम इज भी वहां पे, माई नेम भी आप एज ए सब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इंटरव्यू में कभी भी आप माई सेल्फ मत बोलें। स्पीकिंग में हम बोल देते हैं, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन रिटन इंग्लिश में कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। इट ऑलवेज कम्स एट द एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। जब ये एंड में आता है, बिल्कुल एंड में, तो ये फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है। और जब आप इसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हो तो फिर ये अगला रूप ले लेता है हमारा ये वाला एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस वाला। तो द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाता है हमारा हु, होम, व्हिच, हुज, राइट। और यहाँ पे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट भी निकलता है, हु वर्सेस हुम कॉन्सेप्ट। ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि हु कहाँ पे लगना है, हुम कहाँ पे लगना है। ये कल जो हमारा मतलब नेक्स्ट जो पार्ट 2 रहेगा प्रोनाउन में, वहां पे पूरा आपको टेबल के थ्रू ये चीज क्लियर करूंगा कि हु सब्जेक्ट होता है या हुम सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हल्का सा बताता हूँ, हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट होता है, हम जानते हैं, उसका हिम ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अब मैं अगर ऐसे बोलूंगा हिम इज गोइंग देयर, अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊंगा हिम इज गोइंग देयर, तो आप सभी जानते हैं बेटा कि हिम इज गोइंग देयर, तो सर ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्ब होती है उससे पहले कभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। इज और गोइंग दोनों वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। वर्ब से देयर, वैसे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, पर चलो इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस मान लेते हैं। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पी लिख दिया मैंने। here there everywhere somewhere nowhere up down indoors outdoors, ये सारी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होती हैं, जगह को बता रहा है। मतलब इसको छोड़ो, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन वर्ब से पहले तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा ना, इतना तो आप भी जानते हो। ही लिखा जाएगा यहाँ पे, ही इज गोइंग देयर ऐसे बोलेंगे। अब वही बात हु और हुम के चलते होती है। अब जहां पे हु सब्जेक्ट की जरूरत होगी वहां पे आप हुम थोड़ी लिख सकते। फिर तो वही बात कर दी हमने कि हिम इज गोइंग देयर सही है भाई, इसमें क्या गलती है। तो स्टूडेंट जहां पे सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा वहां पे ही सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वहां पे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आई टोल्ड हिम, अब आप ऐसे भी नहीं बोल सकते आई टोल्ड ही, टोल्ड। अब टोल्ड एक वर्ब है, आप जानते हैं टोल्ड एक वर्ब है, और वर्ब के बाद आपको पहले भी बताया ऑब्जेक्ट आते हैं, और वर्ब से पहले भाई हमारे सब्जेक्ट आते हैं। यही तो रूल चलता है। वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखने लग जाओगे, वर्ब से पहले आप ऑब्जेक्ट लिखने लग जाओगे, ये तो उल्टा हो जाएगा। हिम टोल्ड आई, ऐसे होगा कभी हिम टोल्ड आई टोल्ड हिम या हिम टोल्ड आई, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बिग फंडामेंटल्स होते हैं, इन पे आपको काम करने पड़ेगी। तो यहाँ पे हु वर्सेस होम, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको ग्रामर का। ग्रामर ने अपनी अप्रोचेस बिल्कुल क्लियर दी हुई है। ग्रामर के हिसाब से अगर आप चलोगे ना तो 100% एक्यूरेसी देगा वो शॉर्टकट आपको, जो मैं आपको प्रोनाउन की क्लास 3rd में बताने वाला हूँ या 4th क्लास में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला है इसमें 3 से 4 पार्ट बनेंगे प्रोनाउन के, वो बड़ा चैप्टर है ये। एक सेशन तो हमारा टिपिकली हु और होम का ही होगा, जिसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन आपको हु और होम के कराऊंगा। पहले सारे उसके फंडामेंटल्स बताऊंगा, हु कैसे रिकॉग्नाइज। जब आप उस ट्रिक को अपना अप्लाई करोगे ना तो 100% आपके मतलब आंसर्स आपके कदमों में गिरेंगे। लेकिन वैसे इन जनरल देखें तो हु हुम को बच्चे कैसे टैकल करते हैं, अच्छा लग रहा है तो हुम लगा देंगे, थोड़ा सही लग रहा है बोलने में तो हु लगा देंगे। बेटा ये अच्छा और बुरे लगने के हिसाब से इंग्लिश को टैकल नहीं करते। हमें जो अप्रोच है बताई है ग्रामर ने कि इस अप्रोच के आधार पे आप हु और हुम को डिटरमाइन कर सकते हो, तो इजिली आपके आंसर निकलेंगे। देखेंगे हम इसको 3rd या 4th पार्ट में करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटिव प्रोनाउंस।
बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इसका एंटीसीडेंट वाला चक्कर है, वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन वही होते हैं, कंजंक्शन की तरह काम करता है, हु है, हुज है, हुम है, विच है, दैट है। इसके अंदर भी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स। इसका एक वन ऑफ कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, राइट। रिलेटिव प्रोनाउंस का आपको आइडिया दे दिया, वैसे ये होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, ये जो हु, हुम, विच, हुज होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस का काम भी करते हैं, कंजंक्शन वर्ड के बन के मिडल में भी लगाए जाते हैं, और आपको पता है ये WH वर्ड भी है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का भी ये काम करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करना है वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब आ जाते हैं जी हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज के ऊपर। थोड़े से क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी हो जाए। अब देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें बोल रहा है ओइंग टू माई, owing to me being a newcomer, I was unable to get a good house। तो होता ही है स्टूडेंट, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा पोजेसिव, राइट, और एक होता है लास्ट में हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक, चार होते हैं ये। अभी जो पोजेसिव होता है ना, इसके अंदर इसके दो भाग और भी होते हैं। पोजेसिव में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है स्टूडेंट्स पोजेसिव प्रोनाउन। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वैसे सेकंड पार्ट में ही टेबल पूरा प्रॉपर मैं आपको स्लाइड्स में ही इसको मेंशन करूंगा, पूरा टेबल चाहे 2 स्लाइड्स में बनाना पड़ेगा मुझे, तो इसकी सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी, तो 2 स्लाइड्स में हमारा ये बन जाएगा पूरा टेबल। यहाँ हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आई, यहाँ मैंने क्या बोला, मी। आई का ऑब्जेक्ट आप जानते हैं मी होता है। अब आई का पोजेसिव क्या होता है बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव में इसका बनता है माई, राइट। और आपको पीछे पढ़ाया मैंने पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब यहाँ पे इसका बनेगा माइन। और रिफ्लेक्सिव भी अभी अभी आपको बता दिए, रिफ्लेक्सिव में क्या बन जाता है, माई सेल्फ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो वर्ड सेल्फ और सेल्फ स्पेंड होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव होते हैं। आपको यहां पे रहना है, इस पे रहना है मेनली। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव इसका नाम क्यों पड़ा है माय का, माइन को क्यों नहीं बोलते पोजेसिव एडजेक्टिव। एक बात है, आपने बोला दिस इज, आपने बोला दिस इज माय हाउस, राइट। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना दिस इज माय हाउस, तो ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो माय यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे नाउन आ गया हाउस, उसके ऊपर हम पोजेशन दिखा रहे हैं माय के थ्रू, और माय यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो माय पोजेसिव एडजेक्टिव लगे। इसी वाक्य को आप ऐसे बोलोगे दिस हाउस इज माइन। अब देखो आप, आपने बोला दिस हाउस इज माइन, राइट। अब आप स्टेटमेंट को किस पे खत्म कर रहे हो, पे खत्म कर रहे हो, माइन पे। ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के साथ तो आप आगे नाउन नहीं लिखोगे ना, आपने नाउन को पहले ले आए और आपने यहाँ पे इसको खत्म कर दिया। अब हमें आगे नाउन लिखने की लोड़ नहीं है, क्योंकि माइन यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन बना, ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, प्रोनाउन तो नहीं करता, ठीक है ना। एडजेक्टिव जो है बेसिकली आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो बेसिकली हमने यहाँ लिखा माय और माइन। अब मैं बोलूंगा दे, यहाँ देयर, यहाँ देयर्स, यहाँ यू योर, यहाँ योर्स। तो होता क्या है बेटा, ये जो यहाँ पे बीइंग लग रहा है ना, ये है जेरेंड। क्योंकि हमारा अभी सेकंड ही चैप्टर चल रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो समझ नहीं आ रहा हमें। धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे आपको पिक्चर्स क्लियर होती चलेगी। जेरेंट्स आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब भी किसी फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा हम आईएनजी लगाते हैं तो वो होता है बेसिकली जेरेंट फॉर्म, राइट। जब भी किसी वर्ब के साथ हम आईएनजी लिखते हैं, जैसे आपने कई जगह देखा होगा, रोड्स पे लिखा होता है या कई जगह लिखा होता है पार्किंग इज प्रोहिबिटेड है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बीइंग आ रहा है। बीइंग मतलब बी की फर्स्ट फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, उसके साथ आईएनजी लगा रहा है, राइट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग रहा है तो इसका मतलब है जेरेंड फॉर्म है, जेरेंड फॉर्म है। और जेरेंड से पहले कभी भी पोजेसिव, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता बेटा। ये जो मैंने अभी आपको टेबल बताया, ना तो सब्जेक्ट लिखा जाता है, ना तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ना ही पोजेसिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जेरेंड से पहले ये आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाता है। पोजेसिव एडजेक्टिव बात करिए तो करें तो मी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, देखो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माय है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिख रहा है, मी लिख रहा है। मी लिख रहा है तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस लिख रहा है, मी लगा रहा है।
कि हमें तो पोजेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना है, मी को ड्रॉप करके आप यहाँ लिखोगे माई, राइट। आंसर बनेगा इसका ए, सही बनेगा। ओइंग टू माई बीइंग अ न्यू कमर, बहुत ट्रेंडिंग है ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत आता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जेरेंड से पहले हमेशा ही प्रोनाउन के टेबल का पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाता है। अब सारा आपको पोजेसिव एडजेक्टिव तब क्लियर होंगे जब आपको टेबल प्रॉपर बनेगा, ठीक है। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो जब आपके सामने पूरा 2 स्लाइड्स में टेबल होगा, जब वो टेबल आप लर्न कर लोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको हिट करना इजी हो जाएगा। So before gerunds, you people have to always use possessive adjective, not possessive pronouns. Yours, theirs, वो pronoun होते हैं, लेकिन your अकेला, this is your house, तो हाउस को क्वालिफाई वहां योर कर रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन दिस हाउस इज योर्स, तो योर्स पे पोजेसिव प्रोनाउन। सो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, बोले द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट। अब ये क्वेश्चन मैंने उठाया हु वर्सेस हुम का, यहां मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो 90% ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ ही आपको बेटा वर्ब मिल जाएगी। मतलब ज्यादातर ऐसे देखते हैं हम, जो सिंपल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो हम वहां पे एक बात को एनालाइज करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ ही हमें वर्ब मिलती है। जैसे आप बोलते हो आई एम टीचिंग यू, मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप देखो आई के साथ एम टीचिंग आ गई वर्ब। मैंने बोला दे आर प्लेइंग चेस, तो दे के साथ आर प्लेइंग, दे हैव गॉन देयर, तो हैव दे के साथ हैव गॉन लिख दिया उसकी वर्ब। तो ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, मोस्टली ऐसे ही होता है कि सब्जेक्ट अपने साथ ही वर्ब ले लेता है। बट देखो यहां पे आप देख सकते हो द पर्सन आ गया बेटा, द पर्सन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन हम इस वाक्य में देख रहे हैं कि द पर्सन के साथ उसकी वर्ब नहीं आ रही है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 90% ऐसा होता है कि सब्जेक्ट अपने साथ ही वर्ब ले लेता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही के साथ इज प्लेइंग आ रहा है, ठीक है। दे आर वर्किंग हार्ड, दे के साथ आर वर्किंग वर्ब साथ में आ रही है। क्या इस वाक्य में द पर्सन के साथ उसकी सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब आ रही है? नहीं आ रही है। अगर पेपर में ये थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं मिलती हमें समटाइम्स, अगर आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं दे रहा बेटा, तो हमेशा याद रखना सेंटेंस को उल्टी तरफ से पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे क्लास में पीछे से पढ़े तो नोवायर दे रहा है, क्लासमेट दे रहा है, माई दे रहा है, यहां आगे देखो वर्ब वॉज। तो समझ आना, ट्रिक ये है कि जब भी सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब मेंशन ना हो, तो स्टेटमेंट को हमेशा रिवर्स ऑर्डर से रीड करते हैं, और जो पीछे से जो भी वर्ब लिखी होती है, वो मान लो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट 1 है, ये पहला सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो इसकी जो वर्ब है वो ये है, इसकी जो वर्ब 1 है वो ये है, राइट। इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब है, एंड से पढ़ते हैं इसको, ट्रिक ये है बेसिकली। तो आप बोल के भी देखोगे एग्जाम में, आपको बोल के भी देखना है कि क्या सेंस बन रही है। द पर्सन वॉज माई क्लासमेट, सो इट मेक्स प्रॉपर सेंस। अगर आपको डाउट हो कि यार पता नहीं वर्ब मैं ठीक उठा रहा हूं नहीं उठा रहा हूं, सो यू हैव टू, आप उसको पढ़ भी सकते हो, द पर्सन वॉज माई क्लासमेट, तो बिल्कुल प्रॉपर सही बन रही है सेंस। इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, इन दोनों के बातों को लेके ही सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर बना है। फिर सब्जेक्ट और वर्ब का यही अग्रीमेंट हुआ था कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक वर्ब होती है, हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, वो आगे जाके अभी करेंगे चैप्टर को, राइट। तो जब इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ो आप, हु आई मेट। अब देखो आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एस और वी का जोड़ा आपको साथ साथ मिलेगा, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम एस प्लस वी का जो पेयर होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो जोड़ा होता है, वो आपको इकट्ठा ही मिलेगा। जैसे आई के साथ देखो मेट, यहाँ पे क्या है, इसकी वर्ब है, तो एस और वी का जोड़ा ये है। तो अब आप देखो ये जो हु होता है बेटा ना, ये होता है बेसिकली सब्जेक्ट, अभी पीछे भी बताया मैंने आपको, दोबारा बता रहा हूं, हु काम करता है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, और जो हुम होता है ना, वो होता है इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट, हुम बनता है इसका ऑब्जेक्ट। हु काम करता है एज ए सब्जेक्ट और हुम काम करता है एज ऑब्जेक्ट वाक्य में। जैसे ही इज गोइंग, तो ही सब्जेक्ट है, आई टोल्ड हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस में इस पहले सब्जेक्ट को अपनी वर्ब ये वॉज मिल गई, दूसरे सब्जेक्ट को आई को अपनी वर्ब मेट मिल गई। अब अगर आप इस सेंटेंस को चेक करोगे ना, इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, इसमें कोई वर्ब बचती नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हु को लिखता हूं ना इस वाक्य में, तो हु यहाँ पे बन जाएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 3। फिर सब्जेक्ट नंबर 3 के लिए वर्ब नंबर 3 कहां से लेके आऊंगा, क्योंकि अग्रीमेंट अधूरा हो जाएगा। सब्जेक्ट नंबर 3 को वर्ब नंबर 3 भी तो लेनी पड़ेगी ना अपने साथ।
क्योंकि हर सब्जेक्ट की तो अपनी एक वर्ब होती है। जैसे द पर्सन सब्जेक्ट को वॉज मिल गया, अपनी वर्ब मिल गई, अग्रीमेंट पूरा है। आई को मेट वर्ब मिल गई, इन दोनों का अग्रीमेंट पूरा है। लेकिन हु को अगर मैं सब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखता हूं तो ये होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 3। और सब्जेक्ट नंबर 3 के लिए मैं वर्ब नंबर 3 कहां से लेके आऊंगा? सबकी वाक्य में तो कोई वर्ब पेंडिंग बचती ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर है ए, हु नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे हुम आएगा। इसी को हु और होम का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बट ये सिर्फ एक बात बताई अभी मैंने आपको, ये अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं आ रही है। सब्जेक्ट के बाद देखो हु दे रहा है जानबूझ के, हु जब आ रहा है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब ना आए तो फिर एंड से पढ़ते हैं सेंटेंस को। ये करने का तरीका होगा, सेंटेंस बनेगा द पर्सन whom I met yesterday was my classmate। तो यहाँ पे हु आना चाहिए बेटा, यहाँ पे हु नहीं आएगा। चलो थर्ड और फोर्थ को देख लीजिए। थर्ड सेंटेंस बोल रहा है आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर, I will certainly avail of your offer when the occasion arises। अब ये रिफ्लेक्सिव का क्वेश्चन है बेसिकली। एक्चुअली ये जो अवेल वर्ब होती है, अवेल के साथ हमेशा ही रिफ्लेक्सिव नाउन लिखा जाता है। सो आई विल सर्टेनली अवेल, अवेल। अब सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई है। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है स्टूडेंट्स? माई सेल्फ। सो आई विल सर्टेनली अवेल, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे। सो आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। सो अवेल वर्ब हैज टू कॉन्सेप्ट्स, इट टेक्स बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ का भी ध्यान रखना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके साथ माई सेल्फ भी आता है। अब आप सोचोगे सर ये हमने क्यों लगाया? अब इसके बाद से क्यों लगा है, ये फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैंने आपको बताई, ये है थोड़ा एडवांस लेवल, ये पार्ट 2 में मैं कवर करूंगा। और सारी वर्ब्स भी बताऊंगा आपको। जैसे देखो आप बोलते हो आई फाउंड माई सेल्फ इन ट्रबल, आप बोलते हो आई फाउंड माई सेल्फ इन ट्रबल, कि मैंने खुद को मुसीबत में पाया। ठीक है, तो आई फाउंड माई सेल्फ वो आता है जुबान पे हमारे माई सेल्फ, तो क्यों लगाते हैं माई सेल्फ वहां? आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्यों बोलते हैं लोग माई सेल्फ वहां? उस क्यों का रीजन मैं पार्ट 2 में आपको क्लियर करूंगा कि वो क्यों लगता है, और कौन सी सिचुएशन है जहां पे रिफ्लेक्सिव लिखना होता है, कौन सी सिचुएशन है जहां पे आप इसको नहीं लिख सकते, क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ देखो, बोल रहा है आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, राइट, पिछले समर। फर्स्ट पर्सन, तुम और मैं और राजू जो है लास्ट समर जो है कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। तो आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, राजू है हमारा थर्ड पर्सन। तो 1 3 करके कोई रूल नहीं होता बेटा, 2 3 1 करके रूल होता है। ठीक है, तो 3 पहले आता है, 1 बाद में आता है। 2 3 1 क्या होता है? रूल नंबर 231 कहाँ अप्लाई करते हैं ये बताऊंगा। 3 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे राजू को पहले लेके आओ, आई को बाद में लेके जाओ, ए पार्ट करते हैं। आगे चले। द टीचर इज गुड, स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। पूरा जो प्रोनाउन का चैप्टर है इसमें आपको स्टूडेंट्स आपकी सेंस होनी चाहिए कि क्या एक बंदा बहुत सारों को बोल रहे हैं, या बहुत सारे बंदे मिलके एक पर्सन को बोल रहे हैं। Whether singular is saying something to plural, or whether plural is saying something to singular। अकॉर्डिंगली आपको केस चेक करने पड़ते हैं कि कहाँ पे आपको हिम लिखना है, हर लिखना है, देम लिखना है, इट लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। बोला इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी ना, और रीडिंग स्किल्स पे आप काम करोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में जो सेंस बेस्ड बच्चा कर जाता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, वो सेंस बेस्ड होते हैं। तो टीचर तो एक है भाई, टीचर का जेंडर बता नहीं रहा, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में हम मैट्रियार्क सिस्टम अप्लाई नहीं करते, पैट्रियार्क सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। टीचर यहाँ पे ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। लेकिन जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, कॉमन जेंडर इसको बोलते हैं, तो इसको हम अजम्पशन लगाते हैं वहां पे मेल की, राइट। तो उसको अज्यूम क्या करते हैं बेटा? मेल अज्यूम करते हैं। जब इसको मेल अज्यूम करते हैं तो फिर अगर ये ही बना तो फिर यहाँ पे सी पार्ट में देम क्यों आएगा? क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए, राइट। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे पॉजिटिवली टू हिम। सो इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। जब टीचर एक है तो फिर उसके लिए देम थोड़ी लिखेंगे हम, राइट। हिम आ जाएगा या तो हर लिख दो। अब पेपर में तो देखो आपको पता है कि यू पीपल हैव टू सिंपली हिट द ऑप्शन, यू डोंट नीड टू राइट द कॉन्सेप्ट। बट अगर आप कोचिंग ले रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो हमें हमेशा ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, धुंधलापन नहीं रखना चाहिए बेटा अपने आगे। ठीक है, लैंग्वेज को लेके समझ होनी चाहिए आपकी, और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फ्लूक्स पे हम बिलीव नहीं कर सकते। फ्लूक मीन्स होता है तुक्का बेटा, तुक्का तो जी तुक्का ही होता है, कहीं पे लग गया कहीं पे नहीं लगा। ठीक है, हमें जो मार्क्स लेना है, हमें जो अपना रिजल्ट लेके आना है, वो हमें अपनी नॉलेज के बलबूते पे लेके आना, ना कि फ्लूक के ऊपर लेके आना है। और फ्लूक से तो कोई पास नहीं होने वाला, कंपटीशन में फ्लूक्स चलते नहीं है।
तो यहाँ सी होगा। चलिए सिक्स्थ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से वही केस की प्रॉब्लम है, लंबा सेंटेंस है। द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड ऑल्सो कम should also come and they see what his party men had seen। एक्चुअली यहाँ मिस्टेक है, शुड के बाद ना कम भी होना चाहिए, शुड के बाद मैं यहाँ कम लिख देता हूँ, शायद बाय मिस्टेक है ना, मिस हो गया ये, यहाँ डिलीट हो गया गलती से। तो शुड के बाद कम भी होगा बेटा, यहाँ पे मैंने एक चीज एडिशन कर दी कि यहाँ पे कम भी है शुड के बाद, आप थोड़ा इसको समझ लेना, assume कर लेना। What the party chief made it a point to state that the prime minister and the union home minister should also come and they see what his party men had seen। अब पार्टी चीफ मिनिस्टर, द पार्टी चीफ तो एक ही है, उन्होंने क्या स्टेट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर है और यूनियन होम मिनिस्टर है ये 2 पर्सन हो गए हमारे यहाँ, राइट। जब ये 2 पर्सन हो गए तो इनको तो हम क्या मानेंगे, अजम्पशन क्या लगेगी, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर को क्या ज्यूम करोगे, दे मानोगे। जब दे मानोगे तो दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, इज गलत है। क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे देर आना चाहिए, ठीक है। अब ये देर कहां से आया, ये वो है टेबल, ये टेबल बनाओगे आपको प्रॉपर में पार्ट 2 में क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, देयर और देयर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव में देयर होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस में ये देयर्स बनता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा देयर है, ठीक है। सेवंथ आप देख सकते बेटा, बोला ही ट्राइड ऑल द ड्रॉर्स इन हिज डेस्क बट कुडंट फाइंड हिज पर्स इन एनी वन ऑफ इट। सबसे पहले सब्जेक्ट चेक करो, ही है। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। पोजेसिव क्या होता है, हिज। सो ही हैज टू सॉल्व his problems. I have to solve my problems. You have to solve your problems. तो he has to solve his problems. The case सही जा रहा है, he के लिए his सही लिखा जा रहा है, he का his ही होता है। So he tried all the drawers in his desk, आगे बढ़ा, but couldn't find his purse in any one of it। अब हमें ये चेक करना है कि पूरे वाक्य में it किसके लिए लिखा जा रहा है। अरे भाई ये it लिखा जा रहा है ड्रॉर्स के लिए, डेस्क के जो ड्रॉर्स हैं उनके लिए it लिख रहा है। तो इट जब यहाँ पे लिख रहा है तो इट तो मतलब तब आता है जब यहाँ पे एक ड्रॉर होता है, जबकि यहाँ पे तो ड्रॉर्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ क्या लगना चाहिए बेटा, देम आए, should be them over here। Come to the question number 8। The teacher asked the boys if it was their practice to leave the class whenever he pleased। whenever he pleased। टीचर ने किससे पूछा, बॉयज से। टीचर कितने हैं, एक। बॉयज कितने हैं, बहुत सारे। सिंगुलर किसको बोल रहा है, प्लूरल को। टीचर का जेंडर बताया, कॉमन जेंडर होता है। डॉक्टर का जेंडर कॉमन है, पहले नाउन्स में भी ये बात बता चुका हूं, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर में आते हैं, सर्वेंट है, टीचर है, टाइपिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये मेल फीमेल जो दोनों हो सकते हैं वो कॉमन जेंडर होते हैं। जब अजम्पशन लगानी हो तो मेल को ज्यूम करते हैं, तो चलो मान लो हम इसको ही मान लेते हैं। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि क्या ये उनकी कोशिश थी, देयर किसके लिए लगा रहा बेटा, बॉयज के लिए, क्योंकि बॉयज क्या बने होंगे, दे का पॉजेसिव क्या होता है, देयर। सही चल रहा है केस। इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस, आगे बढ़े, टू लीव द क्लास whenever he pleased। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इस बात को समझ कितना पाते हो। जो टेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, क्या आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, क्या उसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि क्या वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई ना, तो ये समझ आती है थ्रू रीडिंग, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका पहला स्टेप है बेटा अंडरस्टैंडिंग। सो यू हैव टू एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फॉर्मूला, रूल, रेगुलेशन हमेशा ही बाद में लगता है, वो सेकंड स्टेप है। सबसे पहले अरे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आप सम कर रहे हो सॉल्व, तो पहले तो भाई आपको उसको पढ़ के समझना तो पड़ेगा, बोल क्या रहा है वो, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। जब आपको पता ही नहीं लग रहा है कि किसने कितने रुपए की कोई चीज बेची, उसको इतना लाभ हुआ हानि हुई, जब वो चीज ही नहीं समझ आ रही तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे। तो कंपटीशन का पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग है। आफ्टर दैट फिर आप देखोगे, लॉजिक लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, परसेंटेज का सवाल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, अकॉर्डिंगली इंग्लिश में नाउन की एरर है, प्रीपोजिशन की एरर है। अरे पहले स्ट्राइक तो हो, पहले मुझे समझ तो आए बोल क्या रहा है। तो यहाँ बेटा ही थोड़ी आएगा, टीचर ने किसको पूछा, बॉयज को पूछा है, तो एक बॉय को तो पूछा नहीं है, तो ही क्यों आएगा, यहाँ दे आएगा। इट शुड बी दे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो बन जाएगा हमारा, यहाँ दे आना चाहिए, THEY। दे, व्हेनेवर दे प्लीज्ड होगा ना, क्योंकि टीचर ने तो बच्चों से पूछा है। अब टीचर ने बच्चों से पूछा कि क्या वो उनकी कोशिश थी क्लास को छोड़ने की जब वे खुश थे, ऐसे बनेगा। चलो 9 देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक। अब जिस बच्चे का ना ग्रामर पुअर है,
उसका ध्यान पता कहाँ जाता है? बी पे, कि हमने तो ऐसे पढ़ा है आई के साथ तो एम आता है, आई के साथ आर कैसे आ रहा है? बी गलत है। लेकिन ये बेसिकली आपका यहाँ पे कंजंक्शन का नॉलेज चेक कर रहा है। ये जो बोथ होता है ना बेटा, इसके साथ कभी एज वेल एज नहीं लगता। एरर ए में है, कॉन्सेप्ट ए में है। बोथ जो अपने साथ, जैसे ईदर और पढ़ा होगा आपने, नीदर नॉर पढ़ा होगा, ठीक है बेटा, तो बोथ का जो राइट पेयर होता है दैट इज एंड। हम उसे प्यार और सम्मान देते हैं। सो वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट हिम। बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ का कंजंक्शन। जिस बच्चे का कनेक्टर पुअर है ना, वो पक्का बी करके आएगा, वो पक्का बी करेगा, उसको लगेगा आई के साथ एम आएगा। अरे भाई यहाँ पे ही हो गया एक बंदा, आए हो गया दूसरा बंदा, जब ये दो बंदे हो गए, जब ये कंपाउंड बन गए, टू बन गए, तो फिर आर सही आगे। सो बोथ ही एंड आई, बोथ इज नेवर कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंजंक्शन एज वेल एज। बोथ इटसेल्फ मींस एज वेल एज होता है। बोथ कभी अपने साथ एज वेल एज लेता ही नहीं है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। बोथ के साथ आप कभी भी एज वेल एज नहीं लगा सकते हो, बोथ हमेशा ही अपने साथ एंड लेता है। सो बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बोला वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर, राइट। तो क्या होता है जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है बेटा। तो वन यहाँ पे होता है, इसका ऑब्जेक्ट में वन ही रहता है, और इसके पोजेसिव में बनता है बेसिकली वंस, कॉमा डाल के वंस, ये वन। अब जब आप ही लिखोगे यहाँ तो आप हिज लिखोगे, दे लिखोगे तो आगे देयर लिखोगे, शी लिखोगे तो आगे आप हर लिखोगे। तो जब आपने यहाँ वन लिखा तो क्या आप वन के लिए पोजेसिव प्रोनाउन उसका हिज लिखोगे? नहीं। वन को जब एज ए प्रोनाउन यूज किया जाता है तो हमेशा याद रखना, आपको उसका केस बिठाना आगे जाके बी पार्ट में वन। सो वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज वंस ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर। अब देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, तो वन के साथ आप हिज थोड़ी लगाओगे। तो आप, ये केस है बेसिकली ना, आई के लिए हम माई लिखते हैं, ही के लिए हिज लिखते हैं, शी के लिए हर लिखते हैं, दे के लिए हम देयर लिखते हैं, राइट। फिर वन के लिए हम वंस लिखते हैं। सो वन मस्ट डू, हिज की जगह मैं करूंगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, राइट आंसर ऐसे बनेगा। तो क्वेश्चन, अब ये देखो लिखा भी है यहाँ पे सोल्यूशन, मतलब कॉन्सेप्ट दे दिया। द पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ वन इज वंस नॉट हिज। चलिए, his marks in history are higher, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा। बोला his marks in history are higher than English। ये आपका डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं स्टूडेंट्स, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना आपने। उसके जो मार्क्स है वो हिस्ट्री में ज्यादा है कंपैरेटिवली किससे? इंग्लिश से। तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस नोट के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे एक रूल बनता है बेटा, ठीक है। जैसे देखो मैंने बोलता हूँ कि ये जो फोन है, ये फोन है यहाँ पे मेरे पास, मैं बोलता हूँ एक फोन कोई वहां पड़ा है, मैं बोलता हूँ वो वाला फोन या ये वाला फोन उस फोन से अच्छा है। कंपेरिजन कर रहे हैं, कैसे बोलूंगा? दिस सेल फोन इज बेटर देन दैट सेल फोन। फिर तो ये वही बात होगी, मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, पूरे प्रनाउन चैप्टर का फंक्शन है नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड कर, राइट। अब मैंने बोला दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ। अब दिस पेन बोला टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज दैट ऑफ। इसका ध्यान रखना बेटा, दैट ऑफ लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और जब भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो उसके लिए आपको लगाना होता है दोज ऑफ। अब देखो यहाँ पे दिस पेन हमारा क्या है बेटा? सिंगुलर है। तो फिर दिस पेन सिंगुलर है तो देन के बाद देखो क्या लगाया, मैं क्या ऐसे बोलूंगा? क्या मैं ऐसे बोलूंगा दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन? पेन जो नाउन है वो रिपीट नहीं होगा। जैसे फिर तो वही बात होगी कि राम के लिए आप राम ही लिख रहे हो, रीटा के लिए आप फिर से रेपिटेशन कर रहे हो, रीटा ही लिख रहे हो। जबकि पूरे प्रोनाउन चैप्टर में पोजेसिव प्रोनाउन भी आपका रेपिटेशन को अवॉइड करता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आपका रेपिटेशन को अवॉइड करता है। इस पूरे चैप्टर का काम ही है। सो दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ, व्हाई दैट ऑफ? बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अब नीचे वाला देख लो, बोल रहा है दीज पेन्स, और फिर ऊपर क्या बोल रहा है? फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। अब दीज पेन्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर क्या लगाना बेटा यहाँ पे? दोज ऑफ। तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज होता है बेसिकली नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं दैट ऑफ या दोज ऑफ, राइट। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा फिर ये सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे? हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन, यहाँ पे हमारा सी बनेगा, देन दोज इन, यहां मिल जाएगा देन दोज इन। ये रट्टा मत मानना कि दोज ऑफ ही आता है,
जैसे मैंने इनमें तो दैट ऑफ दोज ऑफ लिखा है, तो दोज इन क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑफ, क्योंकि यहाँ पहले दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के साथ इन लग रहा है। जो प्रेपोजिशन पहले होती है ना वही लगती है बाद में। हिज मार्क्स इन हिस्ट्री, अरे जब पहले वाला जो सब्जेक्ट है अगर उसके साथ इन लग रहा है तो बाद वाले सब्जेक्ट के साथ थोड़ी, हम हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट का नाम है, इंग्लिश भी हमारा एक सब्जेक्ट है, तो इन हिस्ट्री तो इन इंग्लिश ही तो होगा आगे भी, देन दोज इन इंग्लिश। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू सा दे दिया कि ऐसे ऐसे प्रोनाउन चैप्टर में हम काम करेंगे, और पार्ट 2 में थोड़ा सा देखेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और थर्ड या फोर्थ पार्ट में फिर हम करेंगे बेसिकली हु वर्सेस हु। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।